स्वागत है आपका आकार आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशलमय होंगे, मंगलमय होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए सज्ज होंगे। तो फटाफट जुड़ते चले जाइए एक शानदार, जानदार, धमाकेदार क्लास में, जिस क्लास का नाम है भारत में आए मध्यकाल के यात्री। अरे सर, ये कैसा नाम है? भारत में आए मध्यकाल के यात्री? भाई, ये नाम मैंने नहीं दिया है। भारत की एनसीईआरटी, या भारत की क्या कह रहा हूं, एक किताब है एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की। उस 12वीं की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है भारत में 11वीं से 14वीं सदी या मध्यकाल में आए विदेशी यात्री। और इन विदेशी यात्रियों ने जब भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिदृश्य पर अपना चिंतन किया, अपने विचार रखे, हमें उनके इन विचारों से तात्कालिक समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन विचारों पर चर्चा करने के लिए, एमपीएसआई का सबसे ज्वलंत मुद्दे पर जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो फटाफट जुड़ते चले जाइए, शानदार, जानदार, धमाकेदार तरीके से जुड़ते चले जाइए। एक शानदार, जानदार, धमाकेदार एमपीएसआई को संदर्भित करके एक क्लास आप लोगों की यहां पर प्रारंभ हो चुकी है। चलिए भाई, तो पढ़ते हैं एक शानदार क्लास के लिए। चलिए, वाह भैया, चलिए। हाय भैया, सुपरहिट जी, कलू जी, सबको शुभकामनाएं, सबका स्वागत है आकार आईएएस के पोर्टल में। जैसा कि आप जानते हैं, 29 अप्रैल को एमपीएसआई मेंस की पेपर है। प्री मत समझ लेना, प्री तो हो चुका है। एमपीएसआई मेंस का पेपर है और उस मेंस में एक टॉपिक है भारत में आए विदेशी यात्री और उनका विवरण, खासकर मध्यकाल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? मध्यकाल के संदर्भ में। उन्हीं को हम यहां पर पढ़ने चल। ठीक है भाई, आइए। चलो, अरे भाई, चलिए भाई, यहां पर ध्यान देते हैं, याद रखिए। चलिए, आइए यहां पर पढ़ते हैं, चीजों को समझते हुए चलते हैं। चलिए भैया। चलिए भाई, तो यहां पर जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे बड़े ध्यान से पढ़ना। 10वीं से 17वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में आए विदेशी यात्री। कहां से कहां तक? 10वीं से 17वीं सदी तक, याद रखिएगा। क्लियर है? भारतीय उपमहाद्वीप में आए विदेशी यात्री। क्लियर है भाई? याद रखिएगा। 10वीं से 17वीं सदी तक भारतीय उपमहाद्वीप में आए विदेशी यात्री। याद रखिए, कौन से यात्री? विदेशी यात्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को आप लोग बड़ी ध्यान से मेरे साथ पढ़ते हुए चलना, क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे और बड़ी गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, समग्रता के साथ, सघनता के साथ, संपूर्णता के साथ इस टॉपिक को हम यहां पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसलिए मेरे एक एक पॉइंट को आप यहां पर सुनना, क्योंकि जैसा मेरा अनुभव रहा है एमपीएसआई प्रारंभिक परीक्षा में, वहां से आप बड़े ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्नों में काफी जटिलता आने की संभावना है। याद रखिएगा। ठीक है भाई? क्लियर है भाई? तो अच्छी तरीके से यहां पर आप लोग समझते हुए चलिएगा भाई। ठीक है। सिकंदर जी, आपकी भी जय हो, आपकी भी जय जयकार हो। आप जैसे छात्र जब किसी शिक्षक को मिल जाते हैं तो वो शिक्षक का ही जीवन क्या हो जाता है, अलग अवस्था में चला जाता है। धन्यवाद सिकंदर जी, स्वागत है। तो आइए भाई, सामाजिक जीवन विस्तृत में मध्यकालीन समझ के लिए अनमोल सिद्ध होते हैं इन यात्री, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? अल बरूनी। क्या पढ़ेंगे? अल बरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इब्न बतूता बगल में जूता, एक आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी इश्कियां, उसमें गाना था इब्न बतूता बगल में जूता। सुना था आप लोगों ने ऐसा वाला? तो वो वाला बात याद रखिएगा। और फ्रांसवा बर्नियर, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिन्हें आप देखेंगे मेरे साथ।
ठीक है, के लेखन में हमें उस युग के समाज की जीवंत तस्वीर, वस्तुतः समाज में वह रहते हुए, समाज का एक भाग बनते हुए, अपने दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय समाज को देखा था। किसको देखा था? उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भारतीय समाज को देखा था, भारतीय समाज को जाना था, भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया था। जब मैं कहता हूं विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्रियों से क्या अर्थ होता है? जैसे मैं उज्जैन का रहने वाला हूं, जब उज्जैन में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, चाहे भारत के अन्य किसी राज्य से हो या कोई विदेशी यात्री हो, तो वो उज्जैन की संस्कृति, बाबा महाकाल के प्रति एक अलग ही वहां की दीवानगी, आकर्षण, वहां पे शिव भय होने का अर्थ, ये सब चीजों को वो समझता है और अपने दृष्टिकोण से देखता है। क्योंकि हमारे जो दृष्टिकोण का निर्माण होता है, उस पर प्रभाव हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारा सामाजिकरण का, इसका पड़ता है। तो जब ये यात्री आए, इन्होंने जब अपनी सभ्यता की दृष्टि से, अपने समाज की दृष्टि से, अपने सामाजिकरण की दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखा, भारतीय सभ्यता को देखा, तो उसके कई रोचक पहलुओं से उन्होंने हमें परिचित कराया। और इस पहलुओं से परिचित कराने की यात्रा में, याद रखिएगा, पहलुओं से परिचित कराने की यात्रा में जो किताबें लिखी, वो भारतीय इतिहास का एक सुंदर भाग बन गई, जो आज भी हमें मध्यकाल को जीवंत स्वरूप में महसूस कराती हैं। याद रखिएगा। आइए भाई, जो प्रायः दरबारी इतिहासकार या धार्मिक ग्रंथों में अनदेखी। दरबारी इतिहासकार राजाओं के विषय में चर्चा, राजनीति चर्चा, धार्मिक इतिहास ग्रंथों में धर्मों की, आध्यात्मिकता की, ईश्वर के दृष्टिकोण की चर्चा। लेकिन एक बस्ती में गुजरते हुए, सर पर गठरी रखते हुए लोगों के मेले कुचेले कपड़े, कहीं पर राशि कपड़े, कहीं पर घास फूस से घर, कहीं पर सुंदर कपड़े, ज्वेलरियां या मतलब आभूषण पहले हुए महिलाएं, ये सब जो चित्रण आपको देखने को मिलता है, ये चित्रण हमारे कौन देते हैं? विदेशी यात्री देते हैं। ये वितरण न केवल दैनिक जीवन में सामाजिक संरचना, रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रथाओं को उजागर करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को पूरक बनाते हुए मध्यकालीन भारत की बहुआयामी छवि को खींचते हैं। याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोग मेरे साथ पढ़ते हुए चलना, ठीक है। एक क्यों बताया मैंने? क्योंकि कभी कभार एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? एनालिटिकल क्वेश्चन आता है कि पर्यटकों की दृष्टि से, विदेशी यात्रियों की दृष्टि से इतिहास क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इतिहास में हमें वो जानने की विषय मिलता है जो राजकीय इतिहास में और धार्मिक इतिहास से बचा होता है। एक उस समय की जनता का जीवंत वैचारिक चित्रण हमें देखने को मिलता है, उस समय की जीवंत सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद में, किसमें? किताब उल हिंद में भारत की जाति व्यवस्था, धार्मिक आचार विचार, त्योहार, सामाजिक प्रथाएं, महिलाओं की स्थिति तथा बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का निष्पक्ष वर्णन मिलता है। निष्पक्ष का क्या मतलब होता है? एक दृष्टिकोण से, नहीं तो राजा महाराजा सजा देंगे तो वो अपना दृष्टिकोण दिखाएंगे। धार्मिक ग्रंथ कहीं ना कहीं सती प्रथा को सही बताते हुए दिखेंगे। वैसे तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि राजा राजमोहन राय, उस समय तो राजा नहीं थे, तो राम मोहन राय ने अपने चाचा, याद रखिएगा, कोई आप बता सकता है उनके चाचा का नाम क्या था, जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी? चाचा को कह दिया था कि मुझे कोई किताब बता दो जिसमें सती प्रथा को सही माना गया हो। ठीक है। चाचा का नाम क्या? राधाकांत देव था। अगर आप लोगों को कभी मालूम हो तो बताइएगा। हमारे एप्लीकेशन पे तो बच्चे अधिकतर साइलेंट अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अगर आप बच्चों को कुछ मालूम हो तो मुझे बताइएगा कि राजा राम मोहन राय के, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के बताने का प्रयास कीजिएगा। चाचा का नाम क्या था जिन्होंने सती प्रथा के समर्थन में धर्म सभा की स्थापना की थी? क्या राधाकांत देव था क्या? चलिए भाई। उन्होंने भारतीय समाज को फारसी समाज तुलना, फारसी का मतलब होता है एक प्रकार से अरबी समाज या तुर्की समाज, फारसी मतलब ईरानी वाली बात, ठीक है, तो समझने का प्रयास किया और भाषा, धर्म, सांस्कृतिक दूरी जैसी बाधाओं को स्वीकार किया। कई सारे कंसेप्ट को इन्होंने यहां पर स्वीकार किया। इब्न बतूता का रिहला
14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत काल के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को जीवंत बनाता है। ठीक है भाई। इब्न बतूता का रिहला, याद रखिए, अपन पढ़ेंगे इब्न बतूता किताब का नाम क्या है, रिहला। जो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय के भारत को याद रखिएगा बड़े जीवंत स्वरूप में ये बताता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिए। राधा कान देव बहुत बढ़िया, हिम्मत सिंह जी बहुत बढ़िया, हिमांशु सिंह जी, सॉरी हिमांशु सिंह जी ने हमारे कहा है, याद रखिएगा क्या कहा, बहुत बढ़िया, राधा कान देव धर्म सभा 1830, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आगे चलते हैं। शहरों की चहल पहल, व्यापार, दास प्रथा, सती प्रथा और मुस्लिम समाज की बहुविवाह प्रथा जैसी बातें विस्तार से आई, तो उस समय के समाज का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। आइए भाई, अब देखिए 17वीं शताब्दी मुगल काल के दौरान बर्नियर ने ट्रेवल्स इन अ मुगल एम्पायर, बर्नियर कहाँ आता है, मुगल एम्पायर में आता है, मुगल सल्तनत में आता है, मुगल एम्पायर में आता है, और उस समय की विशेषताओं पर चित्रण करता है कि वो कैसे रहा करते थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, ये सब चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। भूमि स्वामित्व, नगरों की संरचना, कारीगरों की स्थिति और सामाजिक पदानुक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है भाई, सामाजिक पदानुक्रम का मतलब होता है समाज में किस प्रकार से जातिगत व्यवस्थाएं थी, समाज में क्या उच्च निम्न अवस्थाएं थी, समाज में क्या पदानुक्रम, जिसको अपन इंग्लिश में हायरार्की कहते हैं, वो क्या क्या हायरार्की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इन यात्रियों के वृत्तांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बाहरी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं तथा उन छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं जो स्थानीय लेखकों के लिए सामान्य थी। जैसे जब कोई भारतीय लेखक लिखता है तो हो सकता है इस बात को क्या लिखें, याद रखिएगा, इस बात को क्या लिखें, जैसे आप उज्जैन आए, और आप कहां से आए, आप मान के चलते हैं आप गुजरात से आए, आप उज्जैन में आए, और उज्जैन में आकर आपने समोसे की दुकान को देखा। अब आपने क्या लिखा, अरे समोसे की दुकान है, तो बोलेगा आप क्यों देखे, हमारे गुजरात में समोसे की दुकान है, इसमें क्या विशिष्ट बात है, तो आप उसको नहीं लिखोगे। लेकिन जब कोई फारसी लेखक आया या कोई यूरोपियन पर्यटक या यात्री आया, और उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ के लोग सुबह उठकर समोसा खाया करते थे, समोसे में हरी चटनी बहुत तीखी होती थी, और लाल चटनी जो थोड़ी मीठी होती थी, और उस पर दही जो एक अलग सा टेंगी टेस्ट देता था, उस पर सेव डाल देते थे। यहाँ के लोगों का ये रेगुलर खाना था। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, एक सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ पर एक बड़े पापड़ से में ऊपर दाल डालकर खाते थे, जिसे लोग दाल पकवान कहते थे। ऐसा जब वो लोग सुनते हैं तो लगेगा, लेकिन आम आदमी क्यों नहीं लिखता, क्योंकि हो सकता है इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या बताने जैसा है, ये कोई घटनाक्रम है क्या। तो याद रखना, तो विदेशी यात्रियों के लेखन में क्या होता था, हर छोटी छोटी बात को लिखा जाता था जो भारतीयों के लिए बड़ी सामान्य थी, लेकिन जब वे अपने समाज के, अपनी संस्कृति के, अपने विचार के दृष्टिकोण से देखते थे तो उनके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती थी। अरे ऐसा कैसे हो, है ना भाई। तो बड़ी बात को समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे स्त्रियों की भूमिका, विवाह प्रथा, जातिगत व्यवस्था, दैनिक भोजन, व्यापारिक गतिविधियां, याद रखिएगा, विवाह प्रथा, जातिगत व्यवस्था, दैनिक भोजन, व्यापारिक गतिविधियां और धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाकर चलिएगा। ठीक है, ये सभी मुद्दे ऐसे थे। दैनिक भोजन कौन लिखेगा भाई, दैनिक भोजन में गुजरात का आदमी ने कहा यहाँ कर हमने छाछ पी, गुजरात में भी छाछ पीता, यहाँ कर भी छाछ पीता, लेकिन भाई किसी फारसी के लिए छाछ बहुत बड़ी अलग चीज हो जाती है, किसी तुर्की के लिए छाछ अलग बात हो गई। ठीक है, जलेबी यहाँ का यहाँ का, लेकिन जलेबी का वर्णन है, वो लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक गुजिया खाता था, गुजिया। अब गुजिया बहुत इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है, गुजिया कोई भी खाता होली के समय, लेकिन किसी विदेशी यात्री को गुजिया और गुजिया से जुड़े हुए चीजें देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग आता, अरे वाह ऐसा एक फल था, ऐसा मीठा सा होता था, ऐसा लिखता रहता था, है ना भाई। होली खेलता था एमबीटीबी।
ये वितरण मध्यकालीन भारत को एक गतिशील समाज के रूप में चित्रित करते हैं, जहां प्राचीन परंपरा, इस्लामी प्रभाव और बाद में यूरोपियन संपर्क के साथ निरंतर बदल रही थी। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल राजा राजा युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि आम जनजीवन, सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का है। तो याद रखना, किसके लेखन में आम जनजीवन, सामाजिक असमानता ज्यादा देखने को मिलेगी या सामाजिक असमानताओं का सटीक विवरण देखने को मिलेगा, तो वह विवरण आपको कहां देखने को मिलेगा? वह विवरण आपको विदेशी यात्रियों के, याद रखिए किसमें, विदेशी यात्रियों के इसमें देखने को मिलता है। आगे आइए भैया, भारत आने वाले महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, याद रखना अल बरूनी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सभी को लिया, याद रखिएगा, लेकिन जितने महत्वपूर्ण हैं उन सभी को मैंने यहां पर पढ़ा है। 11वीं सदी में अल बरूनी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फारस, फारस मतलब उस समय आज ईरान कहते हैं, उस समय फारस था, फारसी। 13वीं सदी में मार्को पोलो और 14वीं सदी में इब्न बतूता, है ना भाई, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय, याद रखिए। ये तीन अपने को मध्यकाल में देखने को मिलेंगे। थोड़ा और जाएंगे 15वीं सदी में, बेसिकली यात्री जहां भी आते हैं उस समय की सबसे समृद्ध जगह आते हैं। तो अब यहाँ यात्री आएंगे, वो विजयनगर साम्राज्य की ओर आते हुए आपको दिखाई देंगे। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में, ठीक है भाई, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाकर चलना। और अगला आता है 16वीं सदी, याद रखिएगा, डुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, एंटोनियो मोन्सेरेट, ये भी विजयनगर और मुगलों में बटे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1498 में वास्को डिगामा, कौन भाई? वास्को डिगामा, नहीं कोलंबस नहीं, कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जब कालीकट के तट पर रुका और जमेरिन से मिलकर उसने भारत के साथ एक नए विदेशी संबंधों की स्थापना करी, उसके बाद भारत में कंपनियों का आगमन शुरू हो गया। क्या? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, याद रखिएगा, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन। 1664 में जाकर आपको करीब करीब फ्रांसीसी देखने को मिलेंगे। इन कंपनियों ने भारत में क्या लगा दी? लाइन लगा दी। और ये सभी किससे मिलेंगे? ये सभी मिलेंगे तात्कालिक मुगल बादशाहों से, याद रखिए, किससे मिलेंगे? तात्कालिक मुगल बादशाहों से मिलेंगे। ठीक है नीरज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है निशा जी, बिल्कुल आइए भाई। ठीक है, तो एंटोनियो मोन्सेरेट अकबर के दरबार में, डोमिंगो पेस विजयनगर में, डुआर्ड बारबोसा विजयनगर में। यहां तक कि कहा जाता है जहांगीर को जो तंबाकू की लत लगाई, वो भी लगाने वाले कौन थे? पुर्तगीज ही थे, ऐसा कहा जाता है। मतलब अकबर ने भी पहली बार तंबाकू या विस्तृत समुद्र भी इन्हीं के समय कहीं ना कहीं देखा था, है ना भाई। आइए 17वीं सदी में रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, याद रखना भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री विलियम फिच, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, फ्रांस पोलार्ड, पीटर मुंडी वो व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार शाहजहां के समय पड़े हुए अकालों का वर्णन किया था और कहा था ये जो अकाल है ना भैया, ये थोड़े न थोड़े कहीं ना कहीं शाहजहां की गिरती हुई राजस्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्व व्यवस्था में लगान वसूली जा रही है, इस वसूलती हुई लगान के कारण ये अकाल पड़े हैं। और आप जानते हैं इसी समय शाहजहां कहीं ना कहीं ताजमहल का निर्माण करवा रहा है और शाहजहां कहीं ना कहीं एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है। एक तरफ तख्ते ताऊस बन रहे हैं और एक तरफ देश में अकाल पड़ रहे हैं। तख्ते ताऊस सुना होगा ना, मयूर सिंहासन, पिकॉक थ्रोन, जिसे बाद में कौन उठाकर ले गया था? क्या अहमद शाह अब्दाली ले गया था कि कौन ले गया था भाई? मुझे बताइएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा इतिहास पढ़े हो तो मुझे बताना। तख्ते ताऊस अपने साथ कौन ले गया था, जिसमें लगा हुआ था भारत का सबसे सुंदर गोलकुंडा की खदान से निकला हुआ हीरा, जिसका नाम था कोहिनूर, जो आखिरी में, सबसे आखिरी में रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह के साथ कहां पहुंचेगा? इंग्लैंड पहुंचेगा। तो मुझे बताना, बड़े ध्यान से बताना, बड़ी गंभीरता के साथ बताना कि शाहजहां के तख्ते ताऊस को क्या मोहम्मद शाह रंगीला के समय कौन लूट के ले गया था, या उससे पहले वो जा चुका था? ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे और आपके कमेंटों में मैं ये चीजों को देखूंगा।
ठीक है भाई, बताइएगा। बड़ा थोड़ी लंबी क्लास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। आइए भाई आगे पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता के साथ मेरी बात को सुनते चलना। मजा ना आए तो कहना, एक एक पॉइंट को यहीं पर याद करा दूंगा। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, यात्री फ्रांस का। निकोला मनुची, वेनिस। तो आप देखते होंगे, याद रखा। अहमद शाह अब्दाली, बहुत बढ़िया द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, 14 जनवरी 1761। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं चीजों को। तो ये मनुची, वेनिस से आया हुआ। दारा शिकोह, बहुत मजा आएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो भारत के इतिहास को लिखा है, बड़ा गजब लिखा है, बड़ा अद्भुत लिखा है, बड़ा विस्तार से लिखा है। और ऐसा लगता है जैसे आप इनके इतिहास में, इनकी किताबें पढ़ते पढ़ते आप उस इतिहास का भाग बनते चले जाते हैं। आइए भाई, तो सबसे पहले पढ़ते हैं महमूद गजनवी के साथ आए हुए अल बरूनी को। बहुत अच्छा व्यक्ति था। कौन? अल बरूनी। अल बरूनी याद रखना, 11वीं सदी। महमूद गजनवी भी भारत के धन से आकर्षित हुआ था। आदरणीय अथर्व से आप लोग जब पढ़ेंगे मध्यकाल, तो आपको मालूम पड़ेगा कि महमूद गजनवी की भारत आगमन या भारत के आक्रमण के पीछे कितनी सारी एक साथ मंशाओं ने कार्य किया था, है ना भाई। तो याद रखिए, अभी तो सिर्फ आपको याद रखना है महमूद गजनवी के साथ, क्योंकि हम महमूद गजनवी नहीं पढ़ रहे इस समय। हम क्या पढ़ रहे हैं? अल बरूनी पढ़ रहे हैं। अल बरूनी फारस, याद रखिएगा, फारस। महमूद गजनवी के साथ किताबुल हिंद, ख्वारिज्म से लेकर आगे बताऊंगा ख्वारिज्म क्या होता है। ठीक है, 3 जगहों के कोलोब्रेशन को, 3 जगहों के स्थान को ख्वारिज्म कहते थे। ख्वारिज्म से पंजाब तक आया। याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा, अल बरूनी का संस्कृत का नॉलेज कहां से आया? तो याद रखना, अल बरूनी का जो संस्कृत का नॉलेज है, किसका नॉलेज है? अल बरूनी का जो संस्कृत का नॉलेज है, याद रखिएगा। ठीक है, अल बरूनी का संस्कृत का नॉलेज जो कहां से आया? तो कहां से आया? पंजाब से आया। तो द्विवेदी जी ने अहमद शाह अब्दाली। मेरा लेकिन प्रश्न अभी भी अधूरा है। लिखा अहमद शाह अब्दाली है, मेरा प्रश्न अभी भी अधूरा है कि तख्ते ताउस को कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह? बताइएगा मुझे, है ना। अभी प्रश्न अभी बताया नहीं मैंने, सिर्फ अहमद शाह अब्दाली पढ़ा। मैं बस ये पूछ रहा था तख्ते ताउस को कौन लेकर गया था। खोलिए, सोचिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है यादव जी, प्रणाम प्रणाम यादव जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए भाई, अल बरूनी, जिसका पूरा नाम अबू अल रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी था, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? अल बरूनी। एक प्रख्यात दार्शनिक, फिलोसफर, गणितज्ञ और इतिहासकार था, जिसे महमूद गजनी के विशेष शिष्यों में एक माना जाता था। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान, ठीक है, याद रखना वर्ड, कहां पर? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। कहां हुआ था? 973 में हुआ था। याद रखिए कहां पर हुआ था भाई? 973 में। देख, बहुत बढ़िया यादव जी, शाबाश, सही बताए। नादिर शाह। आइए भाई, कहां पर हुआ था? 973 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। ख्वारिज्म क्षेत्र स्टार बना लेना, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। एक स्थित क्षेत्र है। इसे क्या कहते थे उस समय? ख्वारिज्म कहा जाता था, ख्वारिज्म। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, अरबी, फारसी, हिब्रू। स्टार बना लेना, उसे संस्कृत भाषा भी आती थी और हिब्रू भाषा आती थी। याद रखना, अल बरूनी को कौन सी भाषा आती थी? तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। और अगर कोई पूछे कि भाई उसने संस्कृत कहाँ सीखी, जब महमूद गजनवी के साथ वो भारत की तरफ बढ़ा और भारत की तरफ बढ़ने के बाद जब वो पंजाब के क्षेत्र में से जुड़ा और पंजाब के क्षेत्र में जुड़ने के बाद वो वहां के विद्वानों से, ब्राह्मणों से मिला और विद्वानों और ब्राह्मणों के साथ रहते हुए उसने संस्कृत भाषा को सीखा। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाकर चलिएगा। बिल्कुल यादव जी, सही बताया। नादिर शाह, एकदम सही कहा। युग का मोती, संस्कृत का अध्ययन। पंजाब को गजनवी साम्राज्य में शामिल किए जाने से उसने उत्तरी भारत में व्यापक रूप से यात्रा करके संस्कृत और भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। तो वर्ड याद रखना, कौन सा वर्ड याद रखना?
अगर उसे संस्कृत का प्रभाव कब पड़ा, जब गजनवी ने उत्तर भारत को जीता और पंजाब जैसा क्षेत्र, पंजाब का मतलब आज का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का भी जो भाग है जो पंजाब से लगता उसे भी पंजाब कहते हैं, उस पूरे क्षेत्र पर जब उसने अपना वैचारिक दृष्टिकोण से देखा और वहां पर काफी तरीके से उसने संस्कृत भाषा को सीखा। याद रखिएगा, ठीक है भाई, भारतीय संस्कृति को सहायता मिली। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की विशाल शब्दावली और जटिल विभक्तियों के कारण उसने एक चुनौतीपूर्ण भाषा लगी। यह क्वेश्चन आ सकता है कि, याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, याद रखिएगा कि उसे कौन सी भाषा कठिन और चुनौतीपूर्ण लगी। संस्कृत। किसे, किसकी बात चल रही है भैया, किसकी बात कर रहे हैं बताइए। तो हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, अल बरूनी की। तो याद रखना किसने कहा, अल बरूनी ने कहा कि भाई सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एमपीएसआई में 11वीं से 14वीं शताब्दी तक आए विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत के विषय में जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक वृत्तांत कहे गए हैं अपनी पुस्तकों में, वो पूछा गया है। याद रखिएगा। आगे, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति, स्टार बना लेना, त्रिकोणमिति का ज्योमेट्री का विशेषज्ञ था। और याद रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर। याद रखिएगा, जिसने किसकी स्टडी करी थी, पुराणों की स्टडी करी थी। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था। तो आप किसे लगाएंगे, अल बरूनी को लगाएंगे। किसे लगाएंगे, अल बरूनी। यहां तक कि कहा जाता है भारत के ग्रंथों का भी अध्ययन, किसका अध्ययन, भारत के ग्रंथों का अध्ययन, खासकर गणित से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन भी अल बरूनी ने किया। और अल बरूनी के साथ यह अध्ययन अरब देशों में गया और अरब से लेकर फिर ये यूरोप तक गया। इसलिए आज क्या कहते हैं, अरेबिकल मेथड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत का गणित अरब से होते हुए, कहां से होते हुए, अरब से होते हुए यूरोपियन देशों तक पहुंचा था। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम अपने को स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो लिखता ही नहीं है किताब में कब आया था। ठीक है भाई, याद रखिएगा। कार्तिकेय जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। वेलकम द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। कार्तिकेय जी स्वागत है आपका। उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्राएं की थी। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन आएंगे, इनके क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों को कराऊंगा, चिंता मत करना। वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, स्टार बना, फिर भी उसने प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों को पूरी तरह परिचय था। इसने अरबी अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। तो याद रखना, वो प्लेटो और सुकरात को पढ़ता था। किसको पढ़ता था, प्लेटो, सुकरात को पढ़ा। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया नीरज जी, शाबाश। ठीक है, वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वो प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों को पूरी तरह परिचित था। अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा। 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात, ख्वारिज्म जो उसका बर्थ प्लेस था, याद रखिएगा, जो उसका बर्थ प्लेस था, वहां पर मतलब आधुनिक उज्बेकिस्तान, उस पर किसने कर दिया, सुल्तान महमूद ने आक्रमण कर दिया और इन लोगों को अपने साथ कैद करके कहां ले गया, गजनी ले गया। लेकिन अल बरूनी की विद्वत्ता, अल बरूनी का विशेषज्ञता, अल बरूनी का विशाद ज्ञान ने उसे बड़ा प्रभावित किया और उसे अपने कैद से मुक्त कर कर अपने दरबार में एक विशेष स्थान दिया। वो उससे ज्ञान पर चर्चा करता था, मुझे लगता नहीं वो करता होगा, लेकिन उसे एक विद्वान के रूप में उसने अपने क्या दिया, स्थान दिया। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद के यहाँ कहीं, याद रखिएगा, कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया और अल बरूनी ने भी उनमें से एक था। वो बंधक के रूप में गजनी आया और धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक अपना जीवन उसने यहीं पर बिताया।
ठीक है भाई, स्टार बनाकर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तीनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, एकदम याद रखना। वो यूनानी भाषा क्वेश्चन आता है, वो कौन सी भाषा का जानकार नहीं था, तो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन उसने प्लेटो और यूनानी ग्रंथों का अध्ययन किया। प्लेटो और यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से वो परिचित था, क्योंकि उसने उनका अरबी अनुवाद पढ़ा था। ठीक है भाई, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में रूस पे एक वोल्गा नदी तक फैले हुए हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी भारत आया। अल-बरूनी की प्रसिद्ध रचना याद रखना किताब उल हिंद थी, तथा फिरदौसी भी उसका दरबारी था जिसने लिखी थी शाहनामा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, किताब उल हिंद। फिरदौसी कौन सी, शाहनामा, लेकिन वो भारत नहीं आया। आपकी नोट्स में, आपकी एग्जाम में या आपके सिलेबस में सीधा लिखा गया है भारत आने वाले विदेशी यात्री। अतः इस सूची में मैंने फिरदौसी को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि फिरदौसी प्रत्यक्ष रूप से एक यात्री के रूप में, एक विदेशी पर्यटक के रूप में, एक जिज्ञासु अन्वेषक के रूप में भारत नहीं आया था। उसने वृत्तांतों के आधार पर लिखा हुआ था, है ना भाई। तो किताबुल हिंद थी। आगे चलते हैं। किताबुल हिंद, जिसका एक और नाम है तहकीक हिंद या भारत का इतिहास। भारत के इतिहास पर, भारत पर लिखने वाले प्रथम मुस्लिम विद्वानों में अल-बरूनी अग्रणी है। क्लियर है। तो अल-बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तहकीक हिंद मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है, स्टार बना लेना, ने 11वीं शताब्दी में लिखी गई। तो आपसे कभी भी कोई भी पूछे, कितनी बार भी पूछे, तो आप क्या कहोगे, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई किताबुल हिंद। कौन सी किताब, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई किताबुल हिंद वास्तविकता में 11वीं सदी में अरबी भाषा में लिखी गई किताब है, याद रखिएगा। कार्तिकेय जी, आप मुझे जरा ये मेरा नंबर है 9997065848, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है कार्तिकेय जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अरबी भाषा में 11वीं शताब्दी में लिखी गई किताब थी किताबुल हिंद। ठीक है भाई, याद रखना, मूल रूप से काय में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी, अच्छे से याद रखना। इसका प्रमुख अंग्रेजी अनुवाद, यहां से क्वेश्चन आप लोगों की किताब में आता है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, एडुआई साचाई, एडुआई साचाऊ, थोड़ा सा बोल नहीं पाते लेकिन चल जाएगा, एडुआर्ड, याद रखिएगा, एडुआर्ड या एडुआई साचाऊ द्वारा किया गया था। बोलना मेरे साथ एक बार, मैं भी बोल के देख लेता हूं, एडुआर्ड साचाऊ, साचाऊ के द्वारा किया गया था। बोलना मेरे साथ, एडुआर्ड साचाऊ। ठीक है, याद रखना, के द्वारा, अंग्रेजी, बेसिकली ये जर्मन आदमी था लेकिन अनुवाद इंग्लिश में किया इसने, एडुआई साचाऊ के द्वारा किया गया था। अल-बरूनी, जिनके लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग था, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। याद रखना, अल-बरूनी अपनी किताब को अरबी में इसलिए लिखता है क्योंकि उसका मकसद सीमा पर रहने वाले, उपमहाद्वीप पर रहने वाले लोगों के बीच में अपनी पेठ बनाना और उनको भारत के विषय में, याद रखना, जानकारी देना और भारत के विषय में उन्हें परिचित कराना था। उसका कोई भी मकसद विदेशों में लिखना, विदेशों में परिचित कराना नहीं था, क्योंकि वे अपनी पद्धति अपने लोगों के मध्य में भारत को बताना चाहता था। अरबी में लिखी गई अल-बरूनी कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल है, याद रखना, सरल है, और यह एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें धर्म, दर्शन, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मेरे साथ बोलते चलना। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं एक बार मेरे साथ बोलते चलना। धर्म था, दर्शन था, त्योहार था, खगोल विज्ञान था, कीमिया, कीमिया का मतलब दो होता है, रसायन शास्त्र भी होता है, और सोना बनाने की कला को भी कीमिया कहा जाता है। ठीक है भाई, कीमिया था, रीति रिवाज थे, प्रथा था, सामाजिक जीवन था,
भार तोल था, इसे भी विज्ञान की शाखा में रखा जाता है। मापन था, मापन की विधियां थी, मूर्ति कला था, कानून था, मापतंत्र का विज्ञान आदि पर 80 अध्यायों में विभक्त था। अंडरलाइन लगा लेना भैया, कितने अध्याय में विभक्त था? 80 अध्यायों में विभक्त था। अगर कोई भी पूछे, अल बरूनी जिसने 11वीं शताब्दी में अरबी भाषा में किताब लिखी, ये एक सरल भाषा में लिखी गई थी, कितने अध्याय थे? तो आप बताना। कुल 80 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? कुल 80 अध्याय थे। जैसे सुनते होंगे आला उदल, इसमें कितने युद्ध का वर्णन है? तो 52 युद्धों का वर्णन है। कितने युद्ध का वर्णन है? 52 युद्धों का वर्णन है। वैसे ही कोई पूछे कि अल बरूनी की जो किताब थी, किसकी किताब थी? अल बरूनी की जो किताब थी, जिसे तहकीक हिंद कहा गया या भारत का इतिहास कहा गया, उसमें कितने अध्याय थे? तो आप बड़े गर्व के साथ कहना, हमारे सर ने हमें बताया है। कुल कितने अध्याय थे? बोलना 80 अध्याय थे। बोलना 80 अध्याय थे। बोलना बड़े ध्यान से, कितने अध्याय थे? 80 अध्याय थे। कितने अध्याय थे भाई? बोलना बड़े ध्यान से, 80 अध्याय थे। एकदम मत घबराना, इधर उधर मत करना, मेरे साथ इस बात को सुनते चलना। बड़ी समग्रता के साथ, सघनता के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप भी उसी समग्रता के साथ, सघनता के साथ लक्षित होकर मेरे साथ पढ़ते चलिए। इसी को क्लास में याद कर लीजिए, कभी भी आपको भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कार्तिकेय जी। आला उदल के 52 युद्ध थे, वैसे ही अल बरूनी की किताब में कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। क्लियर है? अच्छी तरीके से मेरी बात को दिमाग में बिठाकर चलना। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। सामाजिक स्थिति की वो बात करता है। वो कहता है भारतीय समाज जातियों में विभाजित था। हर कोई कहता है, बिल्कुल बात करता है। याद रखिएगा, भारतीय समाज जातियों में विभाजित था। भारत आकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने सुना होगा, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की इंडिका आता है। और मेगास्थनीज जब भारत में आता है तो कहता है, भारत में दास व्यवस्था तो थी नहीं। देयर इज नो स्लेवरी प्रेजेंट इन प्रेजेंट इंडिया या कंटेम्परेरी इंडिया, वो कहता है। तो क्यों कहता है? क्योंकि वो जैसी दास प्रथा को देखकर कहां आता है, अपने जगह पर देख कर आता है, वैसी दास प्रथा यहां दिखती नहीं है। तो वैसी वाली बात थी। यहां समाज जातियों में विभाजितता कहता है। यहाँ पर विवाह के विषय में कहता है कि भाई बाल विवाह होते थे, विडो रीमैरिज पर प्रतिबंध था, विवाह प्रतिबंध था, सती प्रथा और जोहर जैसी कुछ हानिकारक प्रथाएं प्रचलित थी। वो दहेज पर चर्चा नहीं करता। उसे मालूम नहीं होता दहेज क्या है। क्यों नहीं मालूम उसे दहेज क्या है? क्योंकि उसके समय दहेज होता ही नहीं है। उसके यहाँ दहेज होता ही नहीं है, तो उसे दहेज नहीं मालूम। बस इससे ये मालूम होता है कि कोई स्त्री धन का उल्लेख करता है। जैसे आप लोगों ने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, कभी कभार लड़की का ब्याह टूटने को होता था, कभी कभार पिता, गरीब पिता उस समय दहेज नहीं दे पाता था, तो सब लोग रो रहे होते थे और पिता अपनी पगड़ी उठाकर ऐसा सामने दूल्हे के पिता के पैर में रख रहा होता था। लड़की रोकते हुए कहती थी, अरे बाबूजी आप क्या कर रहे हो? ये क्या था? लेकिन कोई विदेशी देखे तो समझ नहीं पाएगा कि भाई ये सर से क्या उठाया और ये कपड़ा पैर पर रख दिया, और सब लोग रोने लग गए। स्त्रियों ने तो आधा आधा पल्लू मुंह के अंदर डाल लिया। ऐसा क्या हुआ भाई? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन भारतीय समाज से जो परिचित होगा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था से जो संबंधित होगा, वो ये देखेगा कि अपनी पूरी आन बान शान उन्होंने उनके पैरों पर रख दी। ये वाला भाव होना चाहिए। तो उसे दहेज मालूम ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ दहेज होता ही नहीं है ना भाई। तो कंसेप्ट समझते हुए चलना बड़े ध्यान से। वो दहेज पर चर्चा नहीं करता, लेकिन वो स्त्री धन का उल्लेख करता है, क्योंकि स्त्री धन होता है। जो लड़की के परिवार द्वारा उसके ससुराल वालों को क्या किया जाता है? दिया जाता है। ये लीजिए धन, लीजिए भैया धन, हमारी बेटी का ध्यान रखना श्रीमान, बड़े नाजों में पाला है, बड़े ध्यान से पाला है, बड़ी अच्छी बच्ची है, ध्यान रखना, अब ये आपकी हुई है ना भाई। याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहते हुए कन्यादान कर देते हैं। हाँ कि ना? बोलो जजमान, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगला है राजनीतिक स्थिति। बड़े ध्यान से सुनते चलना। कौन सी स्थिति? राजनीतिक स्थिति, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बिल्कुल बटा हुआ था। भारत में आप देखते हैं शाही राजवंश देखने को मिलेगा। कौन सा? शाही राजवंश महमूद गजनवी समय।
तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में भीम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे राजवंश आपको देखने को मिले, चंदेल देखने को मिलेंगे, है ना। सब राजवंश बटे हुआ था, भारत अखंड तो था ही नहीं। मैंने कई समय के बाद बताया था कि अशोक के बाद या उत्तर मौर्य के बाद तो भारत खंड खंड में विभाजित हो चुका था। भारत में सामंती व्यवस्था अपने चरम पर थी और सामंतवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे छोटे राजतंत्रों का उदय हो चुका था। हर्ष के बाद तो आप देख ही रहे थे, हर्ष के बाद जब राजपूत काल आता है, 100 वर्षीय युद्ध होता है कन्नौज को लेकर, तो आपने देखा था भारत खंड खंड में विभाजित था। सामंतवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है भाई। तो याद रखना, जो समय समय पर आपस में झगड़ते थे, बिल्कुल झगड़ते थे। अगर नहीं झगड़ रहे होते तो 1191 और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा नहीं हारता, क्योंकि उसे उस समय के तात्कालिक राजपूत शासकों ने सहयोग नहीं किया और मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हो गया। स्वयं उसके ससुर जी ने नहीं किया, जो बनारस तरफ बैठे हुए थे, बाद में चंदावर के युद्ध में हार जाते हैं, है ना भाई। तो जो एक राज्य से दूसरे से ईर्ष्या करते तो लगातार आपस में लड़ते रहते थे। याद रखना ये पॉइंट कैसे आएगा, कहेंगे अल बरूनी के अनुसार भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और आप ये सभी राज्य आपस में संघर्षरत थे। हाँ सही है, इसमें मालवा, सिंध, कन्नौज और कश्मीर राज्य शामिल है। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कन्नौज उस समय व्यापारिक केंद्र का प्रधान होता था, जिसने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कहा जाता था वो भारत के राजस्व या भारत के मुख्य दूरी पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना लगभग न के बराबर थी। राष्ट्रीयता होगी कैसे? क्योंकि एक राष्ट्र की भावना नहीं थी, वे सब खंड खंड में विभाजित थे, अपने अपने राज्य क्षेत्र को, अपनी अपनी भूमि और अपने अपने राज्य क्षेत्र के लिए रहते थे। तो कोई एक अखंड भारत जैसी संकल्पना उसको दिखाई नहीं दी। लेकिन वो गधा है, भारत तब भी राष्ट्र था, क्योंकि भारत का नाम था, भारत की भूमि थी, याद रखिएगा। लेकिन वो गधा था, उसे दिखाई नहीं, क्योंकि उसे अपने देश में देखा, कोई देखने का प्रयास किया, नहीं दिखा तो उससे कहा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, हमारे होता क्या है, एक विचार को लेकर बनी हुई संस्कृति और कई विचारों को लेकर बनी हुई संस्कृति में बड़ा अंतर होता है, और यही अंतर अल बरूनी और भारत के मध्य में था। याद रखना, उसे भारत के अंदर जब बहु संस्कृति दिखी, बहु विचार दिखे, बहु धर्म दिखा, तो उसे लगा कि ये सब तो आपस में अलग अलग रूप में बटे हुए हैं। लेकिन वो ये देखना भूल गया, या वो गधा था, वो ये जान ही नहीं पाया कि भारत की बहु संस्कृति भारत की नवीन एकता की पहचान है। ठीक है, आगे चलते हैं। या मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचार था। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, ऐसा आप आज भी जानते हैं। अल बरूनी तब भी कहता था और आज भी होता और आगे भी होता रहेगा। तो याद रखना, हिंदू देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे। वहां मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। केवल ब्राह्मणों को हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने की अनुमति थी और मोक्ष के पात्र थे। सैल्वेशन, याद रखना, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? कोई भी आपसे कहे तो याद रखना, आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। यदि ये शरीर बार बार जन्म ले रहा है, मतलब आत्मा अभी मोक्ष के अवसर पर नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ाने के बाद मुझे मोक्ष का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये भ्रम मात्र भी हो। ठीक है, हो सकता है कई जन्मों के लिए मेरी आत्मा मुक्त, आत्मा क्या हो जाए, कैद हो जाए किसी अन्य अन्य शरीरों में, है ना भाई। तो केवल ब्राह्मणों को ही धर्म ग्रंथ पढ़ने का अनुमति थी और वे ही मोक्ष के क्या थे? पात्र थे। बाकी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके ऐसे कर्म हो गए कि वो इस प्रकार से अपने अगले आत्मा को क्या कर लेंगे? बंधन में ले आएंगे। ठीक है भाई, आगे आ रही है बात यहां तक समझ में। कानूनी मापदंड, न्याय पाने के लिए अभियुक्तों के खिलाफ बिंदुओं को शामिल करते हुए याचिकाएं तैयार करना आवश्यकता। गवाहों से पूछताछ करने से पहले शपथ लेना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि न्याय उन्हीं पर निर्भर था। मौखिक न्याय की व्यवस्था भी की गई थी। किसकी? मौखिक न्याय की भी व्यवस्था की गई थी। तो बताइए, जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, जितने मुझसे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, क्या आप लोगों को जानने बूझने समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? स्पीड तेज है? कोई ज्यादा तेज स्पीड तो नहीं लग रही? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आए हैं और बाँच रहे हैं, बाँचते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, ये तो हम भी कर सकते थे, फिर सर की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जहां समझाने का होता है वहां पे मैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरी जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी समग्रता के साथ, पूरी सघनता के साथ आपको समझाता हूं। लेकिन यहां पर जहां पर बांटने जैसा आता है वहां पर याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कानूनी मापदंड और कानूनी और न्यायिक प्रणाली क्या थी? याद रखिएगा। अभियुक्तों के खिलाफ याद रखना, याचिका तैयार करना था, गवाहों से पहले शपथ होती थी और मौखिक न्याय की व्यवस्था भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं।
भारत में आपराधिक कानून काफी उदार था, याद रखिएगा। गंभीर अपराधों के लिए अंग काट दिए जाते थे। देखा, जहां से वो आया था, याद रखिएगा, वहां पर बड़े कड़े कानून होते थे, याद रखिएगा, बड़े कड़े कानून होते थे। उसके तुलना में उसे यहाँ पर काफी उदार कानून लगा। ठीक है। ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूट प्राप्त थी, स्टार बना लेना। ये कौन सा विचारक कहता है? ये यूपीपीसीएस में आ चुका है, यूपीएसआई में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा विचारक या कौन सा मुस्लिम विचारक कहता था कि तात्कालिक समय में ब्राह्मणों को मृत्युदंड प्राप्त नहीं होता था? यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या करता था तो उसे उपवास, प्रार्थना या दान देकर पश्चाताप करना अनिवार्य था। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी सही बात भी है, सही लिखा गया है। अगर आप महाभारत में देखोगे तो महाभारत में वृत्तांत देखने को मिलता है कि अलग अलग सामाजिक व्यवस्था के लोगों ने अपराध किया, तो राजा युधिष्ठिर दंड का भी अलग अलग विधान कहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मालूम है कि वो दंड कर रहा है, वो जाता है, उसको दंड बड़ा मात्रा में मिलना चाहिए। ये एक विधान है। ठीक है। आगे, कराधान विधि, स्टार बना लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। क्योंकि भारत का मध्यकाल के पश्चात 11वीं सदी में 10वीं 11वीं सदी के मध्य में भारत की कराधान स्थिति पर जिसने प्रकाश डाला था, वो कौन था? यही था अल-बरूनी। राजा के पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता था, लेकिन राजा को गोपाल कहते थे, राजा को भूपाल कहते थे। भोपाल नहीं कह रहा हो रे भैया, मध्य प्रदेश की राजधानी भूपाल, अर्थात भू का पालन करने वाला, भू की रक्षा करने वाला, जमीन की रक्षा करने वाला कहते थे। उसने किसानों पर उपज का 1/6 भाग, अंडरलाइन लगा लेना, कितना भाग है बेटा? 1/6 भाग। कितना भाग? 1/6 भाग कर के रूप में लगाया था। ब्राह्मण समुदाय को कर देने से छूट दी गई थी, स्टार बना लेना। किसी प्रकार से ब्राह्मण या सामाजिक व्यवस्था में प्रथम पायदान पर बैठी हुई व्यवस्था को क्या नहीं करना था? ना मृत्युदंड का था, ना उन्हें किसी प्रकार का कर देने को कहा गया था। अल बरूनी को भारतीय दार्शनिक विचारों के प्रति गहरा सम्मान था। वो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीय विचार प्रणालियों में बहुलतावादी दृष्टिकोण की सराहना करता था। याद रखिएगा, बहुलतावादी दृष्टिकोण, जिसे संस्कृत में कहा गया है मुन्ने मुन्ने मत भिन्ना। मुन्ने मुन्ने मत भिन्ना का क्या अर्थ होता है? हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, सभी का विचार का स्वागत है, याद रखिएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सब व्यक्तियों के अपने अपने विचार होते हैं और सभी के विचार होने का है। तो बहुलतावादी दृष्टिकोण अर्थात किसी एक दृष्टिकोण को सत्य न मानकर दृष्टिकोणों की बहुलता में जो विश्वास रखता था, वो भारत की दार्शनिक पद्धति है। ठीक है। जहां शंकर आपको अद्वैतवाद देते हुए दिखेंगे, वहीं पर निम्बकाचार्य से लेकर अलग अलग लोग अपना अपना विचार देते हुए दिखेंगे। जहां चारवाक भी स्वीकार है, जहां महात्मा बुद्ध भी स्वीकार है और जहां जैन धर्म भी स्वीकार है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनते चलना। उसने यात्रा वृत्तांतों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम पर, ठीक है, तुलनात्मक प्रस्तुतियां की, जहां अधिकांश विचार संबंधित समानताएं और अंतर के आधार प्रस्तुत किए गए। किताबुल हिंद में महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण भारत में उत्पन्न समस्याएं, सामाजिक परिस्थिति, कराधान विधि, धार्मिक मान्यताओं का विस्तृत विवरण मिलता है। अच्छी तरीके से दिमाग में इन पॉइंट्स को आप लोग बिठाकर चलिएगा। ठीक है दी, धन्यवाद आदरणीय सिकंदर सर, सिकंदर जी, धन्यवाद। आपकी ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं हम तो। ठीक है भाई, प्रयास करते हैं, ठीक है, कि उस ऊर्जा के प्रतिबिंब को वास्तविक स्वरूप में प्रदर्शित कर पाए, क्रियान्वित कर पाए। किताब और हिंद में महमूद गजनवी के आक्रमण में उत्पन्न समस्या। ठीक है भाई, तो अच्छी तरीके दिमाग में इन पॉइंट्स को बिठाकर चलना। अब अगला है, ठीक है, अब अगला है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अल मसूदी। अगला कौन सा है भाई? अल मसूदी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगला नाम क्या देखने को मिलेगा भाई? याद रखिएगा। ठीक है, अल मसूदी। अल बरूनी क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं अल बरूनी को जानने में, समझने में? धन्यवाद सिकंदर जी। ठीक है, अल बरूनी क्लियर हो गया, याद रखिएगा। अरब इतिहासकार और यात्री अल मसूदी ने भारत के कुछ हिस्से और हिंद महासागर की यात्रा की। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? मेडोस ऑफ गोल्ड। स्टार बना लेना, किताब का नाम क्या था भाई? मेडोस ऑफ गोल्ड। अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाकर चलना, किताबों से प्रश्न आते हैं, कभी भी नहीं भूलना है। क्या नाम है? मेडोस ऑफ गोल्ड, याद रखिएगा। सुन, मेडोस में भारतीय समाज और समुद्री गतिविधियों का वर्णन। स्टार बना लेना, समुद्री गतिविधियां, सी एक्टिविटी। अरब यात्री और भूगोलवेत्ता
अल मसूदी 10वीं शताब्दी लगभग 915 से 900 में भारत आया था। ठीक है, उसने अपनी यात्रा के दौरान तत्कालिक गुर्जर प्रतिहार, स्टार बना लेना, तत्कालिक गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल प्रथम के मध्यकाल में, और इसने गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा था, ये फेवरेट क्वेश्चन आता, बोरा। याद रखना, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों के इतिहास में आने के लिए। ठीक है भाई, तो ये याद करके चलना है कि शासनकाल में उत्तर भारत की यात्रा की और उसके दरबार का विवरण दिया था। राजा का नाम महिपाल था, जिसे वो क्या कहता था, बोरा कहकर बुलाता था, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था, उसे क्या कहता था, बोरा कहकर बुलाता था। क्षेत्र, उसने गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया। अल मसूदी ने भारत के हाथियों की सेना, राजा के न्यायप्रिय शासन और देश की समृद्धि का भी क्या किया, उल्लेख किया। अच्छी तरीके दिमाग में बिठाकर चलना। भारत की हाथियों की सेना, राजा के न्यायप्रिय शासन और देश की समृद्धि का उल्लेख किया। उसकी यात्राओं और लेखन से भारत के सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं और अन्य क्षेत्रों के साथ समुद्री संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी। याद रखना, अल मसूदी में आपको अच्छे से याद रखना है कौन से राजवंश के विषय में वर्णन मिलता है, तो आप कहना गुर्जर प्रतिहारों के विषय में जानकारी मिलती है। और गुर्जर प्रतिहारों में भी विशेषकर किसके विषय में जानकारी मिलती है, तो तात्कालिक समय के शासक महिपाल के संबंध में जानकारी मिलती है। और महिपाल के लिए उसने उपनाम या संबोधित नाम दिया है, बोरा कहा है। क्या कहा है बेटा, बोरा कहा है। यहां तक कि उसने, याद रखिएगा, अल मसूदी ने भारत में हाथियों की सेना, यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कौन सा इसमें से अरब यात्री भारत में गुर्जर प्रतिहारों की, हाथियों की सेना की चर्चा करता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों को दिखेगा, अच्छी तरीके से आप दिमाग में अपने पॉइंट्स को बिठा लीजिएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए चलना। एक और व्यक्ति दिखेगा, मार्को पोलो, इटली का था, दक्षिण भारत की यात्रा करी 13वीं सदी में। ठीक है, कहां का था, इटली का देखने को मिलेगा। नाम क्या भाई, मार्को पोलो। मार्को पोलो एक वेनिसवासी व्यापारी था। क्या था भाई, एक वेनिस का निवासी व्यापारी आपको देखने को मिलेगा। साहसी और लेखक था, जिसने 1271 से, याद रखिएगा, 1295 के मध्य, 1271 से 1295 के मध्य रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्क रूट, बड़े ध्यान से सुनना, कौन सा रूट कहते हैं, सिल्क रूट कहते हैं, होते हुए, अब सर आपने तो इंग्लिश पढ़ दिया, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू है, चाइना से शुरू होता है, यूरोप तक जाता हुआ दिखेगा। एक समय कनिष्क कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया। रेशम मार्ग भारत से होने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। कभी पढ़ेंगे रेशम मार्ग क्या होता है। बाकी आदरणीय अथर्व सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं रेशम मार्ग क्या होता था। एशिया की यात्रा करी, उनकी यात्राओं का वर्णन द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, स्टार बना लेना, किताब का नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, मार्को पोलो ने चीन से लौटते समय हिंद महासागर के रास्ते 2 साल समुद्री यात्रा के बाद 1292 में भारत के कोरोमंडल तट, क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कोरोमंडल तट कहां का आता है? क्या केरल का तट कोरोमंडल कहलाएगा? क्या केरल का तट कोरोमंडल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आप में से मुझे कोई कमेंट करके बताइएगा कौन सा तंत्र कोरोमंडल कहलाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए बताइएगा कोरोमंडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पांड्यों की भूमि। पांड्य हमेशा से याद रखना, संगम काल में भी पढ़ोगे तो पांड्यों का चिन्ह मछली हुआ करता था। और यह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध थी? पांड्यों की भूमि मछली के साथ साथ मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। और मार्को पोलो ने वेनिस से यात्रा में यहां पर मोतियों का विवरण बताया। किसका? मोती। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, पल।
उनकी लगन, लेखन शैली और प्रभाव ने उन्हें अन्य यात्रियों से अलग पहचान बनाई। एशिया की उनकी यात्रा में उन्हें करीब 24 साल लगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। पांड्य, पांड्य में आप जानते होंगे कि आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी भी, यहां पर सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के मध्य में संघर्ष चल रहा होगा, तब अलाउद्दीन खिलजी खुद पांड्य राज्य पर आक्रमण करते हैं। और संगम काल में भी चोल, चेर, पांड्य, आपको पांड्य नहीं पांड्य देखने को मिलेंगे, जिनका चिन्ह क्या था, मछली आपको देखने को मिलेगा। है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, याद रखना, पांड्यन। है ना भाई। उन्होंने पांड्य शासन अपने पुस्तक में लिखा कि राजा के सोने और हीरे से जड़े वस्त्रों का मूल्य इतना अधिक होता था कि वह एक पूरे शहर को खरीदने या उसकी फिरौती चुकाने के बराबर था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने इस कोटेशन को कहा या ये कौन से देश से संबंधित है। आप इधर उधर मत करना और अच्छी तरीके से इन कोटेशन को याद रखना। राजा के सोने और हीरे से जड़े वस्त्रों का मूल्य इतना अधिक था कि वह एक पूरे शहर को खरीदने या उसके फिरौती को चुकाने के बराबर था। याद रखना, ये पांड्य शासन के विषय में लिखा है। उसका विवरण 13वीं शताब्दी अंत में दक्षिण भारत साम्राज्य, दक्षिण की समृद्धि अपने आप में खतरनाक समृद्धि थी और इसी समृद्धि को पाने के लिए और भारत में अपनी, याद रखना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर बनना चाहता, सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, और दक्षिण भारत की समृद्धि को दक्षिण भारत की समृद्धि ही उसे भारत का या एकीकृत भारत का एक बड़ा सुल्तान बनाना थी। इसलिए उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया था कि नहीं किया था। वारंगल गया, काकतीय गया, वारंगल में काकतीय साम्राज्य, देवगिरी गया, सुंदर पांडे, वीर पांडे गया, पढ़ा था। ये सब किया क्योंकि समृद्ध था। ठीक है, उसने पांड्य राज्य के द्वारा घोड़ों के आयात का भी वर्णन लिखा। काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी, आपने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी अनुष्का शेट्टी की, गोन्ना गन्ना रेड्डी, रानी रुद्रमा देवी, जिसने उस समय पुरुष के वेश में रहकर शासन व्यवस्था का संचालन किया। रानी रुद्रमा देवी, याद रख, उसके शासनकाल का लिखता है, स्टार बना लेना ये पॉइंट। ठीक है। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो ने दक्षिण भारत आंध्र का दौरा किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में रुद्रमा देवी के शासन कौशल और काकतीय साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, काकतीय साम्राज्य की प्रशंसा की थी। रुद्रमा देवी भारत की गिनी चुनी रानियों में एक थी जिन्होंने 1261 से 1295 तक शासन किया, और पोलो ने तमिलनाडु और केरल में, याद रखिएगा। और जो भी कोई विदेशी यात्री भारत आता था और अगर वो दक्षिण भारत गया है तो वो कभी भी काली मिर्च का उल्लेख न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। काली मिर्च को एक नाम दिया जाता था यवन प्रिया। यूनानियों को इतनी प्रसिद्ध पसंद थी कि उसका नाम ही क्या पड़ गया भैया, यवन प्रिया। यहां तक कि वास्को डिगामा हो या यूरोप से भारत आने के नवीन मार्ग की खोज की यात्रा हो, उन सब का आकर्षण एक ही था। उन सब का आकर्षण क्या था, काली मिर्च, जिसे क्या कहा गया था, यवन प्रिया कहा गया था। उसने फसल, अगरबत्ती, खजूर से बनी शराब का उल्लेख है। लोग जमीन पर बैठकर केवल अपने दाहिने हाथ से खाते थे, बाएं हाथ गंदे कामों के लिए करते थे। वे कपूर और अन्य सुगंधित मसालों के साथ चूने से बने हुए तंबूर, तंबूर का मतलब होता पान का पत्ता, पान खाने बता के कपूर के साथ पान खाते थे, पत्ते चबाने, और उनका मुंह कैसा हो जाता, लाल हो जाता था। वो बेल की पूजा करते थे और घरों को गोबर से लीपते थे। ठीक है। अब अगला आता है 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, बगल में जूता। बहुत अल्टीमेट कैरेक्टर है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय का एक प्रकार से हम कह सकते हैं, हाँ, क्या कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मुझे कभी कभार लगता है एक ऐसा व्यक्ति जो किस्मत से अभागा था और निर्णयों में बड़ा बदकिस्मत था। एक ऐसे व्यक्ति के समय आए जिसने पूरे जमे जमाए दिल्ली सल्तनत को उथल पुथल में बदल दिया। बिल्कुल सही बात है।
एक उथल पुथल थी जब रजिया के बाद तुर्के चहलगानी ने सत्ता को संभाला था और पूरी तरीके से अव्यवस्थित प्रशासन और व्यवस्था को भाग बना दिया था। ठीक है, न्याय में मुमलिकात जैसा एक पद बना जिसने राजा की शक्ति ले ली। और फिर बलबन ने उस पद को, बलबन ने दिल्ली की शासन व्यवस्था और लौह रक्त के सिद्धांत के द्वारा जिस प्रकार से लोह और शासन व्यवस्था के सिद्धांत के द्वारा जिस प्रकार से दबाव बनाया, फिर दिल्ली एक हुई। और याद रखना, खिलजी क्रांति के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व का जो प्रचार प्रसार किया, राजा का विस्तार किया, दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, उससे दिल्ली जो बनी थी, गियासुद्दीन तुगलक ने उसे रस्म मियानी अर्थात पूरी तरीके से मजबूत किया था, उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने गड़बड़ा दिया। और इसी के समय आता है इब्न बतूता, बगल में जूता। समुद्री यात्रा करते हुए आता है, गीले पैर होते हैं, बगल में जूता। याद रखिए किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तंजीर, तंजीर कहाँ आता है? कोई भी पूछेगा तो आप बताना, मोरक्को में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? मोरक्को में तंजीर देखने को मिलता है। तंजीर में जमने इब्न बतूता एक मोरक्को वासी यात्री थे। उन्होंने अपनी जीवन काल में व्यापक यात्रा की और सीरिया, इराक, फारस, यमन और ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कुछ व्यापारिक बंदरगाहों का दौरा किया। वे सन 1332 से ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एमबीटी कब भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से विदेशी यात्री को, याद रखना, भारत या दिल्ली का काजी बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना इब्न बतूता को भारत या दिल्ली का काजी बनाया गया। और वो 1342 में सुल्तान के दूत के रूप में कहाँ गए भाई? चीन गए। याद रखना मुख्य वितरण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भारत में डाक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? भारत में डाक प्रणाली का विवरण दिया। नारियल, पान, भारतीय शहर जैसे दिल्ली और दौलताबाद। जैसे यहां पे लिखा है पान, आप अगर यहाँ पर स्थानीय यात्री होते तो क्या आप पान के विषय में लिखते? क्योंकि पान भारत में हर जगह मिलता है, लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो फॉरेनर पान खा के बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह पान। ठीक है, और सती प्रथा, ये स्टार बना लेना। अभी हम जब विजयनगर का साम्राज्य देखेंगे वहां पर भी आपको सती प्रथा देखने को मिलेगी। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं जैसे राजधानी परिवर्तन, स्टार बना लेना, राजधानी परिवर्तन का उल्लेख देखने को मिलता है। इब्न बतूता जन्म मुस्लिम न्यायाधीश कादियों के परिवार में हुआ था। ठीक है भाई, याद रखिएगा। धन्यवाद दीप्ति जी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग, दीप्ति जी आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो याद रखना तुगलक का जन्म कहाँ हुआ था? काजियों के परिवार में। उसका मतलब पिता सब न्यायाधीश थे। और गृह नगर तंजीर, तंजीर मोरक्को में आता है। विधि और साहित्य की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बचपन से उसका रुझान यात्राओं में था। वो दुनिया को देखना और समझना चाहता था। उसके पिता जो न्यायाधीश थे वो उसके इस भाव को, उसके झुकाव को और उसका दुनिया के प्रति आकर्षण को समझ गए। तो उनके घर पर कई पर्यटन आते रहते थे, वो भी उनसे उन्हें मिलवाता था और बढ़िया चर्चाएं करते थे। इब्न बतूता सुनता था। और उसके समय जब विदेशी पर्यटकों से जब इब्न बतूता बात कर रहा होता था तो उसकी आंखों में चमक जो देखते थे तो पिताजी उसके काफी मतलब खुश हुआ करते थे, है ना भाई। तो बाद में याद रखना उनके पिताजी ने सहज रूप से उसे कहा, जाओ दुनिया को देखो, समझो क्या है दुनिया। ठीक है, सन 1325 में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने मक्का की हज यात्रा करी, जाकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। बोले मैं अपनी यात्रा शुरुआत कर रहा हूं तो मेरी पहली यात्रा कहां होगी? मक्का की तरफ होगी। मैं मक्का देखने जाऊंगा। मक्का की तरफ, मोरक्को से कहां निकल गया? वो मक्का की यात्रा पर निकल गया। प्रारंभ में वो जब जिस परिवार से था वो परिवार काफी धर्मावलंबी परिवार था, मतलब वो धार्मिक परिवार था। तो शुरुआत में उसकी हर यात्रा का प्रारंभ या उसका उद्देश्य एक प्रकार से रिलीजियस ड्यूटी को फॉलो करना, धार्मिक कर्तव्य।
ठीक है भाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मिस्र गया, सीरिया गया और हिजाज जैसे दानों में प्रसिद्ध विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान तो प्राप्त किया उसने, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसमें अन्य धर्मों को जानने, अन्य विचारों को समझने की ललक भी जागी, जो एक प्रकार से यात्री का एक नेचुरल या यात्री का एक बहुत सुंदर गुण होता है। चलिए भाई, वे अनेक विद्वानों से मिले, सूफी संतों से मिला, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, जिसके बाद में न्यायिक कार्यों के लिए योग्य बनने और विभिन्न न्यायालयों में सम्मान प्राप्त करने में सहायता की। वो विचार करता रहा। मिस्र में रहते हुए वो मिस्र गया, मिस्र मतलब इजिप्ट। उसे यात्रा का गहरा शौक लग गया, क्योंकि मिस्र वो जगह थी जो नील नदी का जगह थी, जहां पर दुनिया भर से अलग अलग लोग आया करते थे। और वो लोगों से मिला, बातें करी, उनकी दुनिया के विषय में सुना, तो उसकी आंखों की चमक उसके जीवन के उद्देश्य में परिवर्तित हो गई। उसने कहा भाई अपने को तो अब यही करना है। और वो उसको यात्रा का क्या लग गया, गहरा शौक हो गया। और उन्होंने दुनिया को जितना संभव हो उसके हिस्सों को घूमने का निश्चय किया। मैं अपनी आंखों से इस दुनिया के अलबेले रंग देखना चाहता हूं। मैं अपने से इस दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों को महसूस करना चाहता हूं। उनकी जमीन पर पैर रखकर मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं, क्या सोचते हैं इस दुनिया के लिए, वो क्या खाते हैं, क्या जादू होता है, क्या आदमी गायब हो सकते हैं। ऐसे कई सारे विचार उसने भारत के लिए भी सोचे थे। भारत दुनिया के लिए बड़ा अजूबा था एक समय तक। जादूगरों की दुनिया है, यहाँ तो आदमी को गायब कर देते हैं, यहाँ आदमी को ये बना देते हैं। बड़ा किंवदंतियां दुनिया भर में फेमस हुआ करती थी भारत के लिए। भारत की कीमियागिरी, रसायन शास्त्र, पत्थर को सोना, पारस पत्थर जैसी यात्राएं, एक से एक कहानियां सुनने को यहाँ पर मिलती थी। बहुत अद्भुत था भारत भाई। ठीक है, बहुत कहानियां हैं भारत के लिए। यह नियम बना लिया कि वे कभी एक रास्ते पर दोबारा यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा यात्रा करी तो फिर यात्री यात्री कहाँ रहा। वो व्यापार और कर्तव्य के लिए यात्रा करने के लोगों विपरीत उसने कहा मैं कोई ट्रेडिंग के लिए यात्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ड्यूटी के लिए कोई ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। याद रखना, लोगों को जानने का आनंद, वो पर्यटन को उसने अपना क्या बना लिया, आनंद का स्रोत बने, मुझे घूमना है। ठीक है, तो व्यापार और कर्तव्य के लिए यात्रा करने वाले अन्य इब्न बतूता मुख्य रूप से नए स्थानों और लोगों को जानने के आनंद के लिए यात्रा करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान से और बाद में शासकों, रईसों, व्यापार से, अतिथि सत्कार से अपना जीवन। देखिए उस समय क्या होता था, हर कोई आदमी दुनिया नहीं घूमता था। इब्न बतूता ने जब दुनिया घूमी तो फिर लोगों से मिला वो, फिर बड़े बड़े रईस उनकी कहानियां सुनने को आते थे कि क्या सही में ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं, लिलीपुट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियां चला करती थी। एक दुनिया ऐसी है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, एक दुनिया ऐसी है जिसमें बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब होता था क्या। ठीक है, ऐसे सब चीजें देखने को मिलती थी, है ना भाई। तो वही वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती। जी जी सिकंदर जी, बिल्कुल पानी पीता हूँ, धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। चलिए, काहिरा, काहिरा मिस्र, उन्होंने सबसे पहले लाल सागर, रेड सी का पोषण प्रयत्न किया, लेकिन वापस लौट आए और सीरिया चले गए, जहां से मक्का जाने वाले कारवां में शामिल होकर 1326 में अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर उन्होंने ईरान, इराक, ईरान, अजरबैजान और बगदाद की यात्रा की, जहां उनका शासक मंगोल शासक अब्दुल सईद से हुई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना, मैंने लिख दिया है, कभी कभार वो गधे हैं व्यापम वाले, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मक्का और मदीना में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। फिर यात्रा करने की तीव्र इच्छा, फिर वो जेद्दा गए, जेद्दा से यमन और यमन से अफ्रीका के पूर्वी तट की यात्रा करते हुए खिलवा, वर्तमान तंजानिया से व्यापारिक शहरों का दौरा किया। वे अरब और फारस में होते वापस लौटे, 1332 में फिर मक्का पहुंचे। इसी समय के आसपास दिल्ली के उदार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सोचकर उन्होंने यात्रा शुरू करी। तो भारत आने की यात्रा उनकी कब शुरू हुई, 1332 के आसपास उन्होंने भारत की यात्रा का निर्णय लिया। और इस यात्रा के दौरान वे अनातोलिया, आधुनिक तुर्की,
से होकर गुजरे। कौन सा रूट लिया? तुर्की वाला रूट लिया, जहां स्थानीय शासकों ने उनका स्वागत किया। अरे भाई इब्न बतूता आए हैं, जानकार आए हैं, दुनिया को जानने वाले आए हैं। राजा रईस लोग शाम की बैठक में उनकी कहानियां सुना करते थे, उनके अनुभव सुना करते। उस समय टीवी वीवी तो होता नहीं था, उस समय कोई मोबाइल इंस्टाग्राम तो था नहीं कि रील चलाएं। तो उनके जीवन के वृत्तांत, उनके अनुभव, परदेश की कहानियां सुन के ही टाइम पास होता था। ठीक है, राहु जी C20, राम राम जी, स्वागत है आपका। ठीक है, जहां स्थानीय शासकों ने हार्दिक स्वागत किया। क्लियर। उसके बाद काला सागर पार करके क्रीमिया प्रवेश किया और रूस और मध्य एशिया होते हुए बुखारा, समरकंद और बल्क जैसे शहरों का दौरा किया और कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे इस्तांबुल कहते थे और उस समय कुछ समय पहले कुस्तुतुनिया कहा जाता था, यही वो जगह थी जहां पर यूरोपियन को अरबों ने पराजित करके इस्लामिक शासन की व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया था। ठीक है भाई, कुस्तुतुनिया गए और विस्तृत सटित अवलोकन किया। अफगानिस्तान से गुजरते हुए हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करते हुए 1333 में भारत की सीमा सिंधु नदी पर पहुंचे। एक साल की यात्रा करी, 32 में निकले थे, 33 में समरकंद, बुखारा होते हुए, जहां से बाबर भी बाद में आएगा, सब होते हुए कहां पहुंचे? सिंध नदी के सीमा पर पहुंचे। क्लियर है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी नदी को पार करके इब्न बतूता भारत आया? सिंधु नदी को पार करके आया। ठीक है भाई, 12 सितंबर 1333 को इब्न बतूता ने अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला और सिंधु नदी को पार किया। स्टार बना लेना, कौन सी नदी है बेटा? सिंधु नदी। उसके पार करने में उसके जूते भीग गए तो कहा जाता है इब्न बतूता बगल में जूता, जूता दबाए चले आ रहे, क्योंकि जूता तो क्या हो गया? गीला हो गया। ठीक है। और उस समय तुगलक वंश अपने चरम पर था, पीक पर था और राजा बना हुआ था एक व्यक्ति, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक है, तो करीब करीब 32 और 33 में मध्य एशिया से होकर इब्न बतूता स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। सिंधु नदी के पास जब वो सिंधु नदी से गुजर रहा था तो उसने भारतीय गेंडे को देखा। किसको देखा? मेरी तरफ मत देखो, किसको देखा? भारतीय गेंडे को देखा। भारतीय गेंडे की उपस्थिति को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ना। तो याद रखना, भारतीय गेंडे के विषय में कहां बताता है? सिंधु से गुजरते हुए। फिर आगे सतलज नदी वर्तमान पाकिस्तान पार करने वाले बाबा फरीद के तीर्थ स्थल का वर्णन किया, जहां उन्होंने सरस्वती नदी के राजपूत क्षेत्र की यात्रा की और हांसी शहर, जिसे दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक बताया। स्टार बना लेना, कौन से शहर को सबसे खूबसूरत बताता? हांसी, जिसने उन्होंने दुनिया सबसे खूबसूरत शहरों में एक बताया। बाकी लोग सोच रहे होंगे जो MPSI प्री मेंस नहीं दे रहे, वो लोग ये सोच रहे होंगे भैया आदमी पढ़ा क्या रहा है। भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मध्य प्रदेश के व्यापम की एक सर्कस है, जिसे मैं थोड़ा सा कलाबाजी करते हुए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा अब उस व्यापम ने बनाया है सिलेबस जिसे डिकोड करना बड़ा कठिन काम है। उसको मैं क्या कर रहा हूँ? डिसाइफर या डिकोड कर रहा हूँ बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ, क्योंकि आकार संस्थान में लिखा जाता है ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बस उसी की कड़ी में आगे बढ़ रहा हूँ। जो जहां तक जब लोग सोचना शुरू करते हैं इनका कैसे बनेगा, तब तक ये नोट्स बनाकर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बताया। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से हुई। तुगलक ने कई सारे उपहार भेंट किए। लो इब्न बतूता, लो ये भी ले लो, चो रबड़ी भी ले लो, रबड़ी में सवैया भी खा लो, और बहुत सारे हाथी घोड़े प्यादे दे दिए बदले और साथ। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूँ, उल्टा बोल दिया। उसने इब्न बतूता ने कई सारे उपहार दिए। लो भैया ये ले लो, मोहम्मद बिन तुगलक ये ले लो। और बदले में सुल्तान ने कहा बेटा तुम कहाँ रहोगे? बोले बाहर दरी डालकर सो जाऊंगा। सुल्तान को बहुत बुरा लगा मोहम्मद बिन तुगलक को कि भाई मेरे साथ में इतना सारा सामान लेकर आया और बाहर दरी लेकर सो जाएगा। उसने कहा तुम्हें मैं एक बहुत बढ़िया सा सुसज्जित घर देता हूँ, वहां जाकर सोना। और भाई तुम करते क्या हो? बोले मेरे पापा काजी थे, मैंने काजी का काम किया। बोले हमारे यहाँ भी जगह है दिल्ली में, अभी अभी हमारे काजी साहब का इंतकाल हुआ है, चलो भाई इसे दिल्ली का काजी या राज दरबार में काजी न्यायाधीश के रूप में इसकी नियुक्ति कर दी। अब ये क्या बन गया? काजी। दूसरा क्वेश्चन आता है वो कौन सा विदेशी पर्यटक था जिसे काजी बनाया गया? इब्न बतूता बनाया गया। भारत में लगभग कितने साल रहा? 7 से 8 वर्षों तक वो भारत में रहा, बढ़िया तरीके से भारत में रहा।
ठीक है, अविनाश अविनाश राय जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आपका स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने भारत भर में व्यापक यात्रा की। अभोर गया, सिरसा गया, झांसी गया, अलीगढ़ गया, कन्नौज गया, दौलताबाद गया, खंभात गया, मध्य प्रदेश वाले याद रखना, ग्वालियर उज्जैन भी गया और कोझिकोड जैसे स्थानों का किया। तो मध्य प्रदेश वाले याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके दिमाग में बिठाकर चलना। कहाँ गया? ग्वालियर उज्जैन गया। राहुल शुक्ला जी, पंडित जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आकार आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पर। आइए भाई, आइए आइए आइए। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता जब मध्य प्रदेश में आया तो ग्वालियर और उज्जैन की तरफ गया। क्या आप लोगों ने सुना होगा कुछ ऐसा कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगे? तो याद रखना, ग्वालियर उज्जैन। कन्नौज तो जाना ही था, क्योंकि उस समय भी कन्नौज भारत के व्यापार की मुख्य धुरी हुआ करता था। सभी व्यापारिक सड़कें मुख्यतः कन्नौज से होकर जाया करती थी। दौलताबाद भी गया। याद रखिए, दौलताबाद क्यों गया? क्योंकि राजधानी परिवर्तन के लिए दौलताबाद बड़ा इंपॉर्टेंट शहर था। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से पुनः दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन, याद रखिएगा। ठीक है, प्रजा को, जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तो बड़ा अच्छा कोटेशन था, प्रजा को उससे मुक्ति मिल गई और उसे प्रजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा आज तक मुझे नहीं लगता किसी राजा के लिए लिखा गया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये लिखा गया था, मुझे लगता है बर्नी ने लिखा था। क्या मैं सही हूं? अगर गलत हूं तो मुझे बताइएगा। नहीं सर, ये बर्नी का कोटेशन नहीं था, तो मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, क्या ये बर्नी का कोटेशन था? याद रखिएगा, है ना भाई? जी सर, कन्नौज, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान सुनना। उसने कुतुबुद्दीन मुबारक के मकबरे की देखभाल जिम्मेदारी सौंपी गई और दिल्ली में कुतुब मीनार और कुवत्तुल इस्लाम मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्मारकों में था। 1341 में राजनीतिक तनाव को दूर रहने की इच्छा से उन्होंने एक और हज यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी। देखिए, बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक और अब उसकी बन रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक का सनकी स्वभाव और इसकी विद्वता के मध्य में क्या हो गया? एक संघर्ष हुआ। अब मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक था तो राजा और ये था यात्री, और बिना राजा की यात्रा से ही जा नहीं सकता था। किसे जाता? तो इसने एक लेटर लिखा, डियर मोहम्मद बिन तुगलक, यू आर माई ग्रेट लीडर। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं धर्म में फिर से खो जाऊं। मुझे ईश्वर की यात्रा करना है, मुझे अपने हज यात्रा पे जाने की अनुमति दो। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, बेटा मेरा नाम तो मोहम्मद बिन तुगलक है, अगर मैंने सीधा काम कर दिया तो फिर मैं काय का एमबीटी। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम तो पहले कहाँ जाओ? चाइना जाओ, और चाइना से जरा देखकर आना मेरे बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं। क्या सीमाओं पर चाइना के आक्रमण होने की संभावना है क्या? याद रखिएगा, एक ख्वारिज्म देखने को मिलता है, एक आक्रमण करने वाला था उत्तर भारत की ओर। तो क्या देखो संभावनाएं क्या हैं? चीन के सम्राट क्या सोचते हैं? क्या हिमालय की सीमा को पार करके चाइना, ऐसा खबरें थी, क्या चीन भारत की ओर आने वाला है क्या? जैसा कभी खबरें थी, कुषाण जैसे कोई यात्री, कोई कोई आने वाले क्या? सूची कबीला था ना, यूची कबीला, सॉरी, यूची कबीला ऐसे कोई कबीला आने वाले हैं क्या? जाओ देख कर आओ। तो सुल्तान ने उसे कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया। जहां कहाँ रहा था बेचारा, किधर जा रहा था? पश्चिम भेज जा रहा था, कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया। जाओ नूडल्स लेकर आ जाओ, मेरे लिए 2 प्लेट मोमोज भी पैक करा लाना जाते जाते, उसने कहा। फिर वो कहाँ चला गया? चीन चला गया। चीन में राजदूत नियुक्त किया गया, एम्बेसडर, और चीनी दूतों के साथ यात्रा करके सम्राट को उपहार ले जाने के लिए कहा। बोले, ये हमारे पास बैठे हुए हैं, ये चीनी दूत, इनके साथ जाओ, मेरा प्रतिनिधि बनकर जाओ, सम्राट के लिए बढ़िया सा उपहार खरीदना। बिल्कुल गया। उनकी यातना कठिनाइयों से भरी थी। दिल्ली से निकलने के बाद उसे विद्रोहियों ने पकड़ लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया। याद रखना, डाकुओं का वर्णन भी इब्न बतूता करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता के विरुद्ध लगातार विद्रोह चल रहे थे। क्यों नहीं चलेंगे भाई? दुआब में कर वृद्धि कर दी, सांकेतिक सिक्के चला दिए, बड़ी मात्रा में सेना मारी गई, बड़ा विद्रोह उड़ा था। इसी विद्रोह के बाद तो मोहम्मद बिन तुगलक मरते तो उसका बेचारा फिरोज शाह तुगलक बनता है, विद्रोह को दबाने के लिए खैरात पेरा सब चलाता है। तो विद्रोहियों ने हमला कर दिया, किसी तरह से बच निकला, डाकुओं ने पकड़ लिया, वहां से भी बच निकला। याद रखिएगा, ठीक है। खंभात गुजरात से वो कालीकट कोझिकोड के रवाना हुआ, गुजरात पहुंच गया, वहां से कालीकट कोझिकोड केरल के लिए रवाना हुआ। वहां स्थानीय शासक जमोनिन मिला। जमोनिन एक उपाधि थी बेटा, याद रखना, क्योंकि जब आप देखते हैं वास्को डी गामा 1498 में आता, तब भी उसे वही देखने को मिलेगा, जमोनिन, तो उपाधि थी। फिर तूफान के बाद जहाज नष्ट हो गया,
उपारों से बड़ा दूसरा जहाज भी खो गया, जिससे मुश्किल में पड़ गए, बड़ी बड़ी समस्या रही, बड़ा दिक्कत हुई। पहला उसका एक जहाज बड़ा तूफान में फंस गया, वो नष्ट हो गया। फिर जिस जहाज में उपहार भरे थे, बड़ी बड़ी सुंदर युवतियां थी, याद रखिएगा, बड़ी बड़ी सुंदर युवतियां लेकर जा रहे थे, वो जहाज भी खो गया, जिससे बड़ा मुश्किल में पहुंच गया, याद रखिएगा। फिर वो कुछ समय के बाद दक्षिण भारत में एक स्थानीय शासक के अधीन रहा, कहा जाता है पांड्य शासन के अंतर्गत वो वहां पर रहा। फिर वहां पर राजनीतिक उथल पथल होने लगी, उसने भारत छोड़ दिया और वो कहाँ चला गया, मालदीव चला गया, जहां लगभग 9 महीने रहा। फिर मुख्य न्यायाधीश बने और उन्होंने शाही परिवार में विवाह भी कर लिया। तो क्वेश्चन आता है उसका विवाह कहाँ हुआ, मालदीव हुआ, गया कहाँ था, चाइना के लिए, लेकिन कहाँ विवाह कर लिया भैया, मालदीव में विवाह कर लिया। फिर श्रीलंका की यात्रा करी, बोले चलो श्रीलंका भी हो आते हैं, ठीक है। उस समय श्रीलंका भी यात्रा करी, उसे श्रीपाद या श्री दादा आदम शिखर जैसे महत्वपूर्ण दर्शन शिखरों का दर्शन किया। फिर दक्षिण भारत लौट आए और मदुरई सल्तनत के साथ रोका, लेकिन उसे चीन जाना था, उसने चीन के बारे में सुन रखा था, चीन की संस्कृति के बारे में सुन रखा था, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंच गया, वहां से फिर श्रीलंका से भारत आने के बाद चीन पहुंच गया। फिर वो दूसरी बार समुद्र यात्रा रवाना हुआ और 1345 में आज बांग्लादेश में आता है चटगांव, वहां पहुंच गया और आगे की यात्रा रखते हुए सिलट, और सिलट से कहाँ चला गया, असम आ गया, फिर भारत आ गया एक प्रकार से। इब्न बतूता कहता है, वैसे फेंकता है, लेकिन याद रखना उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लिया था। दौलताबाद से दिल्ली की 40 दूरी 40, जबकि ग्वालियर दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। क्वेश्चन क्या आएगा भाई, क्वेश्चन याद रखना, अच्छी तरीके से याद रखना। श्रीपाद श्रीदादा कहाँ देखा था, श्रीलंका में देखा था। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके दिमाग में बिठाकर चलना। दक्षिण भारत, एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब उसकी किताब यहाँ पर देख लीजिए, उसकी किताब बहुत फेवरेट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप लोगों के क्वेश्चन में सीधी देखने को मिलेगी। नाम क्या है, रिहेला नाम देखने को मिलेगा, जिसे भारत का वृत्तांत कहते हैं। क्या कहते हैं, रिहेला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत की डाक प्रणाली। वस्तुतः डाक प्रणाली की सुदृढ़ता का काम तो इससे पहले जो बने थे, क्या नाम था भाई, गयासुद्दीन तुगलक था, जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। वस्तुतः ये एक प्रकार से डाक प्रणाली उस समय की रीढ़ की हड्डी आपको देखने को मिलेगी। तो अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत, जिसे क्या कहा जाता है, रिहला कहा जाता है। कौन सी भाषा में लिखा गया भाई, अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है। कौन सी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है, अरबी भाषा में लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचक रोचक जानकारी देता है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित डाक प्रणाली थी। स्टार बना लेना ये डाक। इसी डाक को एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं हुंडी। एक प्रकार से हुंडी प्रणाली, डाक प्रणाली देखने को मिलती है, इसका उल्लेख इब्न बतूता कहता है। वस्तुतः डाक प्रणाली को व्यवस्थित बनाने वाला, नहर चलाने वाला, रस्म मियानी की नीति चलाने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। इसी नीति को अगले अगले लेकर चला था एमबीटी, जिसे उसका नाम था जूना खां, ठीक है भाई। आगे बढ़िए। उन्होंने बताया कि घुड़सवार संदेशवाहकों को हर 4 मील पर तैनात किया जाता था, जबकि पैदल संदेशवाहकों को हर मील पर तैनात किया था। इस प्रणाली से लंबी दूरी तक संदेशों को, सूचनाओं को त्वरित हस्तांतरण में मदद मिलती थी। तो डाक प्रणाली का जिसने वर्णन किया, डाकुओं का वर्णन किया, वो कोई और नहीं, अपना कौन है, इब्न बतूता, बगल में जूता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में कठोर सामाजिक रीति रिवाज प्रचलित थे। उसने उन्हें सती प्रथा, विधवाओं को जलाना और जाति व्यवस्था के अस्तित्व के बारे में लिखा है। स्टार बना लेना। सती प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है और जाति व्यवस्था के अस्तित्व के बारे में भी इब्न बतूता ने बड़ी गहराई से लिखा है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते चलना। उन्होंने दास बाजार और गुलामों का जिक्र किया। याद रखना, कौन सा का, दास बाजार और गुलामी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की अनुमति थी, लेकिन साथ ही साथ व्यभिचार को या एक प्रकार से बलात्कार को गंभीर अपराध माना जाता, कड़ी सजा होती थी।
ठीक है, शहरों और बाजारों में। जहां जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते जाऊंगा। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को भीड़भाड़ वाले, समृद्ध और जीवंत बताया। सड़कें रंगीन चहल पहल से भरी थी और बाजार दैनिक जीवन के केंद्र थे। ये बाजार न केवल व्यापार के स्थान थे बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे, जो अक्सर मंदिर और मस्जिदों से घिरे होते थे। याद रखिएगा। तो भारतीय शहरों को भीड़भाड़ वाले, समृद्ध और जीवंत बताया। सिर्फ आपको इतनी सी लाइन इसको याद रखना है, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य। उन्होंने पाया कि भारत में व्यापार और वाणिज्य मजबूत नेटवर्क था, विशेषकर मालाबार क्षेत्र में। अंडरलाइन लगा लेना। व्यापार और वाणिज्य के लिए वो किसकी बात करता है, याद रखना, किसकी बात करता है, अ, मालाबार क्षेत्र की बात करता है। कालीकट, कोझिकोड और कोलम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। चीन और फारस के व्यापारी मुख्य रूप से काली मिर्च, जिसको मैंने आपको नाम भी बताया था, क्या कहते हैं भैया, यवन प्रिया, के लिए इन बंदरगाहों पर आते थे। सूती कपड़ा, मलमल, रेशम, ब्रोकेट और साटन जैसे भारतीय वस्त्रों का बहुत मांग थी और इन्हें पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। याद रखना, व्यापारिक कपड़ों की बात कौन करता है, कपड़ों में बात किसने करी है, सूती कपड़ा। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा व्यापारी वस्त्र व्यापार की बात करता है। तो आप सीधा बताना, वस्त्र व्यापार की बात कौन करते हैं, इब्न बतूता करता है। याद रखिएगा। चीन और फारस के साथ काली मिर्च के साथ किसकी व्यापार होता था, वस्त्र का व्यापार होता था। याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। आगे, कृषि और फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने भारतीय मिट्टी की उर्वरता की प्रशंसा की और उसने उल्लेख किया किसान एक वर्ष में 2 फसल उगा सकते थे और चावल खेती 3 बार में। ये लाइन स्टार बनाकर याद रखना। यहां से पूरे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा विद्वान था जिसने एक वर्ष में 2 फसल और कुछ स्थानों पर चावल की 3 खेती होती थी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है विभिन्न क्षेत्र अलग अलग फसलों के विषय कर रखते थे। पूर्व में चावल, गन्ना, उत्तर में गेहूं, तिलन क्षेत्रों में तिल। तो क्वेश्चन आएगा, किसने भारत की कृषि पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय बड़ा व्यवहारिक प्रकाश डाला है। तो आप याद रखना, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है इब्न बतूता। याद रखिए कौन है, इब्न बतूता आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। भोजन और खाने की आदत, भारतीय भोजन का विस्तृत वर्णन। किसकी इसमें आपको भारतीय भोजन का विस्तृत वर्णन दिखता है, इब्न बतूता में दिखता है। भोजन में भेड़ और पक्षियों के प्रकार, विभिन्न मांस शामिल थे। शाही भोजन की शुरुआत गोल रोटी चपाती से होती थी, स्टार बना लेना। किसने रोटी और गोल चपाती या रोटी को गोल चपाती बताया, इब्न बतूता। बाद में भुना हुआ मांस, समोसा, चावल के साथ चिकन जैसे व्यंजन परोसे जाते। मिठाई में हलवा और बादाम का हलवा। लोग भोजन से पहले शरबत, मीठा पानी और भोजन के बाद जौ का पानी पीते थे। याद रखिएगा, क्लियर है। जो अगला चलते हैं। इब्न बतूता भारतीय फलों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में विशेष रुचि थी। उन्हें आम विशेष रूप से पसंद थे। कटहल को स्टार बना लेना। उसने कटहल को भारत के सर्वश्रेष्ठ फलों में से एक बताया, स्टार बना लेना कटहल को, क्योंकि वो दक्षिण भारत गया। उसने संतरे, अदरक, गेहूं, चने का उल्लेख किया। उसने पान सुपारी के उपयोग के बारे में लिखा, इसकी आपूर्ति चंदेरी जैसे स्थानों से की जाती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग दिमाग में बिठाकर चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नारियल, उसने नारियल के पेड़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, क्योंकि वो कहां गया, दक्षिण भारत गया। अगर उत्तर भारत में था दक्षिण भारत, लेकिन दक्षिण भारत में गया, कोझिकोड गया, कोल्लम जैसी जगह गया, इसलिए नारियल का विस्तार किया। तटीय क्षेत्रों में इसका महत्व था। रसोई नामक लोकप्रिय व्यंजन का उल्लेख किया, जो चावल, मांस और नारियल के दूध से बनाया जाता था। याद रखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। चावल, मांस और नारियल के दूध से बनाए। दरबारी जीवन, इब्न बतूता ने तुगलक के वंश के शाही दरबार की जीवन शैली का वर्णन किया और उसने रीति रिवाज, परंपरा और स्मारकों, संतों, विद्वान वर्ग। शाही दरबार से कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। उन्होंने जोगी, पवित्र पुरुषों का वर्णन किया जो जादुई करतब दिखाते थे और अपने कौशल से लोगों को प्रभावित करते थे। याद रखना, किले और वास्तुकला, यहां से क्वेश्चन आता है। उसने देवगिरी, स्टार बना लेना। दौलताबाद के किले का वर्णन किसने किया, इब्न बतूता ने किया। महत्वपूर्ण इसका वर्णन किया, जो उस समय के महत्वपूर्ण केंद्र थे और शासकों की शक्ति को दर्शाते थे। ये डेरा हेडिंग बनाना रह गया है, याद रखना। समुद्री व्यापार और समुद्री यात्रा,
इब्न बतूता ने उल्लेख किया कि समुद्री व्यापार नौवहन में मुसलमानों का वर्चस्व था। और याद रखना, समुद्री यात्रा के दौरान उसने डाकुओं या जिसे इंग्लिश भाषा में कहा जाता है पायरेट्स का भी वर्णन किया। ठीक है भाई, याद रखिए। उसने लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, चीनी जल क्षेत्रों के सक्रिय मार्गों के बारे में लिखा, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में व्यापार महत्व। 1355 में 1333 में भारत आया, 1355 में उसकी रीला पूरे होने के बाद हमें इब्न बतूता के जीवन की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि 1355 में जब रीला पूरी हो गई तो हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है। माना जाता है मोरक्को में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ था और उसकी वहां पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर है, किसकी मृत्यु हो गई, इब्न बतूता की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है भाई, तो याद रखना आज के टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की एक विस्तृत समझ बनी होगी। जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये एनसीईआरटी पर बेस है, और आज तक जितने क्वेश्चन इन यात्रियों से पूछे गए, इन विदेशी पर्यटकों से पूछे गए हैं, उनको पूरी तरीके से केंद्रित करके समग्र करके इस नोट्स का निर्माण किया गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं कल इस क्लास के बाद। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर। यदि आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो आप बिंदास संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, तब भी एक बार यहां पर लिख देता हूं, 9990765848। ठीक है भाई, तो होती है कल मुलाकात इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आपको पूरा 18वीं सदी तक या मुगल काल तक लेकर चलेंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।